नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि के क्षेत्र में आज नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिसे अपनाकर किसान अच्छी आय ले रहे हैं। आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला सोलन के महोग गांव, जहां पिछले कई सालों से पूरा गांव पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती कर रहा है। और इन फूलों की खेती से गांव के लोग खुद तो अच्छा कमा ही रहे हैं, कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील किसान भानु प्रकाश से। हम फूलों का काम कर रहे हैं लगभग 90 के दशक से। जैसे ये पॉली हाउस है, इस पॉली हाउस में लगे होंगे हमारे 3500 प्लांट, 3500 पौधे लगे होंगे। हमारे पास इस टाइम 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। इसमें ऐसी टनल्स भी होगी और बड़े हाई टेक्स भी है। तो इसमें अलग अलग किस्म के फ्लावर लगे होंगे। ये कार्नेशन भी लगा होगा और इसमें कई और वैरायटीज़ भी लगी हुई है, जैसे क्राइसेंथेमम है, लिलियम है और ऑर्नामेंटल कैबेज जैसे ब्रासिका केल वो भी होगा। ये चीज़ें सारी चीज़ें लगी हुई है। और जैसे कि इसमें जो हमारा लगभग आउटपुट है वो हमारे पूरे गांव की मान के चलो आप 1 करोड़ से ऊपर चल जाता है हमारा सारे गांव का टर्नओवर। भानु प्रकाश ने 90 के दशक से फूलों की खेती करना आरंभ किया और देखते ही देखते विभिन्न तरह के फूलों की खेती कर अपने जीवन के स्तर को इतना ऊंचा किया कि वे आज न केवल अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं, बल्कि वे अपने साथ साथ करीब 30 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। आपको बता दें कि भानु प्रकाश ने केवल फूलों की खेती के दम पर ही अपने क्षेत्र में 2 आलीशान रिजॉर्ट भी बना दिए हैं, जहां पर वे कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 10,000 वर्ग मीटर एरिया में इस समय कार्नेशन और अन्य कई फूल वो उगा रहे हैं। पहले इसमें मतलब हल लगाना पड़ता है। हल लगा के खेत तैयार किया, उसके बाद इसमें बेड प्रिपरेशन होगी, बेड बनाए, उसके बाद प्लांट खेत में लगता है। और फिर उसके बाद जैसे 1 महीने के बाद इसमें गुड़ाई होगी, उसके बाद इसमें ड्रिप फिट होगी, ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम लगेगा। उसके बाद जैसे ये इसमें नेट लगेगा, स्पोर्ट नेट, तो ये स्पोर्ट नेट लगेगा इसमें। कार्नेशन की खेती में नेटिंग एक जरूरी प्रक्रिया है। बिना नेटिंग किए इससे अच्छी उपज नहीं ली जा सकती। पहले नेट की ऊंचाई बेड से 6 इंच ऊपर, दूसरा 12 इंच और उसके बाद जितनी जरूरत हो उतना ऊपर तक करते रहते हैं। जैसे इसमें खरपतवार आता है तो खरपतवार तो हाथ से ही निदाई करनी होती है इसकी। इसमें हम खरपतवार की स्प्रे नहीं कर सकते, उससे इसको नुकसान हो जाए। इसमें जैसे स्प्रे का शेड्यूल ऐसे रहता है, जैसे जब स्टार्टिंग में इंसेक्ट देखना पड़ता है, कोई छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा किस तरह का कीड़ा लग रहा है, तो उसके हिसाब से इसमें स्प्रे करनी होती है। और जैसे फंगस आती है बरसात में, इसमें जड़ें खराब हो जाती है तो उसकी उस हिसाब से स्प्रे करनी होती है। कहीं माइट आ रहा है, थ्रिप्स आ रहा है, तो उस हिसाब से इसमें स्प्रे का चला रहता है। जैसे ये कार्नेशन है, ये पूरे साल मतलब जब एक बार आपकी प्लांटेशन हो गई तो उसके लगभग 2 से 3 साल तक चलता है। ये आपकी क्रॉप पे डिपेंड करता है वो कैसी है। मतलब आपको इसमें दोबारा जब प्लांटेशन होगी वो 2 साल के या 3 साल के बाद होगी। जैसे ये कार्नेशन का जो एक बंडल है वो लगभग इसकी एवरेज आ जाती है हमारी 70 से 80 रुपये पर ईयर एक बंडल की। मतलब 3 से 4 रुपये का एक फूल ये बिकता है। और वैरायटीज़ का भी ऐसा ही है, अलग अलग मार्केट पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम लोग कार्नेशन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये पूरे साल चलता है। जैसे हमारा ये कार्नेशन है, हमारा मतलब ये लगभग 25 से 40 लाख तक हो जाता है। मार्केट पे डिपेंड करता है, साल 20 से 25 का भी हो सकता है, 40 तक भी हो सकता है। जिसमें अगर ये 40 लाख का हो रहा है तो इसमें हमारा नेट प्रॉफिट मान के चलो आप 20 से 1 लाख तक हो जाता है, सारे खर्चे काट के, लेबर वगैरह सारा प्लांट मटीरियल। जैसे हमारा अभी ये कार्नेशन और जो भी पूरा साल का लगभग 25 से 30 लाख के फूल हो जाते हैं मेरे पास। और अभी मेरे पास 7 से 8 लोग हैं इस टाइम जो काम कर रहे हैं। जब ये मतलब लॉकडाउन नहीं था, अगर नॉर्मल पोजीशन होती तो आज की डेट में 10 से 12 लोग होने थे। और इसी की बदौलत हमने अभी अपने होटल्स भी बनाए हैं। 2 रिजॉर्ट है इस टाइम मेरे पास यहाँ पे, जो इसी के बलबूते पे हमने खड़े किए हैं। अगर 1000 वर्ग मीटर एरिया में आय व्यय की बात करें तो इतने एरिया में लगभग 25,000 पौधे आते हैं और प्रति पौधा 12 से 15 फूलों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। कुल फूलों का उत्पादन तकरीबन 3,50,000 तक प्रतिवर्ष होता है।
और एक फूल 3.5 रुपए के आसपास में बिकता है, जिससे कुल आमदनी तकरीबन 12,25,000 रुपए। जहां तक लागत की बात है तो प्रति वर्ष तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत आती है, यानी 1000 वर्ग मीटर से 6 से 7 लाख रुपए की शुद्ध आय ली जा सकती है। हमारे पास यहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे हर एक लोगों के पास 5 से 7 लोग काम कर रहे हैं इस टाइम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक तो इनके आहार के लिए भरपूर पराग की उपलब्धता नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण कीट व्याधियों का प्रकोप भी अधिक रहता है। तो मौन पालक भाई किस तरह से करें मधुमक्खियों एवं मधु बॉक्सों की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है, और वर्षा ऋतु का समय मधुमक्खी पालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देख रेख करने वाला समय होता है। तो इस ऋतु में हम किस प्रकार से अपने मधुमक्खी पालन को बढ़ाएं और किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लाभ लें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है जो वर्षा ऋतु में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और यदि आपने इस समय मधु बक्सों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही की तो मधुमक्खियां बॉक्स छोड़कर भागने लगेंगी तथा आपको कम शहद की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मधु बक्सों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब बरसात का जो समय होता है तो जब हम मधुमक्खी की जब बरसात होती है तो उसकी बौछारें जो है मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है बरसात की जो पानी है या बौछारें अंदर जाएगी तो उसमें नमी अधिक होगी और उससे कई प्रकार की समस्याएं मधुमक्खी के सामने आएंगी। जो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी मधुमक्खी की जो पेटियाँ हैं उनका जो प्रवेश करने का जो द्वार होता है वो हिस्सा थोड़ा नीचा करके और पीछे की तरफ से उसको उठा के रखना चाहिए, जिससे कि अगर बौछार का पानी उसमें जा रहा है तो वो पानी वापस जो है बाहर निकल जाए। तो ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो मधुमक्खी की जो पेटियां हैं या जो हमारे बॉक्स हैं उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहे, क्योंकि अगर इस समय जैसे अगर उसमें गंदगी होती है और आर्द्रता ज़्यादा है तो उसमें जो रखा हुआ जो शहद है और जो उसमें जो पराग है उसमें जो है सड़न पैदा हो सकती है और इससे कई प्रकार की समस्याएं या बीमारियां जो है उस मधुमक्खी कॉलोनी में हो सकती हैं। तो हमें समय समय पर हमें मधुमक्खी की पेटियों की निगरानी करते हुए और हर 15 दिन के अंतराल पर जो हमारी मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उनकी साफ़ सफाई करना चाहिए। उसमें जिसमें उसका जो तलपट है उसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी, तो आगे बीमारी फैलने की जो संभावना है वो भी हमारी कम हो जाएगी। इस समय फूलों की उपलब्धता कम होने के कारण मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में परेशानी होती है, इसलिए मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस तरह से दें मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, आइए जानते हैं। दूसरा, हमें यह भी आवश्यकता अनुसार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बरसात के मौसम में अगर भोजन की अगर कमी है तो हमें जो है जो कृत्रिम भोजन है वो भी उपलब्ध कराना चाहिए। उसके लिए हम जो है शक्कर की चाशनी का घोल बनाकर हम मधुमक्खी की पेटियों में आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसका जो अनुपात है 1/10 होना चाहिए, 1 भाग चीनी और 10 भाग पानी। इसको हम बनाकर गिलासों में रख दें और उसके अंदर जो लकड़ी के टुकड़े डाल दें, जिससे उस पर बैठकर मधुमक्खी जो है अपना भोजन ले सके, जिससे कि उसकी जो है उधर पूर्ति हो सके और साथ ही साथ जो ब्रूड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी हमारा जो है अनुकूल चलता रहे। मोन पालक भाइयों, बरसात के समय कुछ कीटों द्वारा भी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मधु बक्सों में मधुमक्खियों की कमी हो जाती है और शहद उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप इन कीटों से मधुमक्खियों को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं।
कि बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी पैदा करता है वो होता है चींटा। ये चींटे मधुमक्खी की पेटियों में हो रहे हैं, तो उन मधुमक्खी की पेटियों की हम साफ़ सफाई करें और इन चींटों को जो है हम अपनी कॉलोनी से दूर करें। जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरा यही जो है आग्रह है कि मौसम को देखते हुए हमें उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। धान की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक कीट के कारण होता है। अगर किसान सही समय पर इसका नियंत्रण करें तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये खास प्रस्तुति। स्टेम बोरर जो है एक मुख्य समस्या होती है धान के खेत में, जो फसल है उसको काफ़ी प्रभावित करती है। तो स्टेम बोरर जो है तना छेदक, उसके नियंत्रण को करने के लिए हमें शुरू से ही लगाने के समय से ही ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले जब भी आप लगाते हैं, उसका सीडलिंग तैयार करते हैं, बिछड़ा तैयार करते हैं, तो अच्छी बीज हो जो रोग मुक्त हो, उसमें कीड़े नहीं लगे हुए हों, और बीज को उपचारित करना है। उसके बाद जहाँ पे जो बीज स्थली होगी वहाँ पे भी आप उस मिट्टी को उपचारित कर लें और खरपतवार से मुक्त रखें, जिससे कि उसमें कीट हो या बीमारी का प्रकोप ना हो सके। इसके बाद हम लोग उसमें जो अगर देखते हैं कि स्टेम बोरर की समस्या है या कहीं से किसी तरह का समस्या है, तो जब बिचड़ा उखाड़ के जो आप सीडलिंग लगाते हैं उसको ऊपर से धोने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति है आपके खेत में आती है। उस स्थिति में तो ऐसे टीलर्स को जो कमज़ोर पड़े हैं, सफ़ेद दिख रहा हो, वैसे टीलर्स को वहाँ से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं को उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50 WP की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पात्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 WG की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है सालासर जिला चूरू के किसान रमेश कुमार ने। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जानकारी चाहते हैं
तो रमेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप लोग साल भर गर्मी में, धूप में, बरसात में, ये सारे समय में आप लोग अपने मेहनत करके खेती करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आपके जो खेती के बाद भी जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, ये हमेशा नहीं मिल पाता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूस हुआ, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जी हुआ या आलू जैसे हुआ या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को उनके पास जब अच्छा मार्केट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग किसान लोगों के पास आते हैं। उनके साथ एक लिखित में वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनसे वो लोग खेती पर्टिकुलर चीज़ का खेती करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उनका सारे जो प्रोड्यूस है उसको उसको प्रोक्योर कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग का जो अरेंजमेंट है वो जो बड़े व्यवसायी है उस चीज़ को करते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार अगर किसान किसी बड़े जो ग्रुप के साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट हो पाता है जिससे सारे जो पॉइंट्स में प्रॉपरली म्यूचुअली एग्री करके उसमें वो लोग साइन करते हैं एमओयू में, तब उन किसान अपना पूरे जो अपना शक्ति है अपना प्रोडक्शन में लगाते हैं और अपना जो बेचने का जो उनको दिक्कत होता है वो नहीं रहता है। तो इससे किसान लोग ज़्यादा फायदा पा सकते हैं क्योंकि बहुत किसान को मार्केट के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली जो भी फार्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो फार्म उसके लिए जो बीज, स्पेसिफिक बीज हुआ या स्पेसिफिक खाद हुआ उसको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले जो बड़े फार्म होते हैं उनको तकनीकी सहायता भी देते हैं और उसके बाद किसान जो अपना खेती करते हैं और उसका प्रोड्यूस को वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले किसान भाइयों को कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले वो तो पता करें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो संस्थाएं अवेलेबल हैं उनके साथ जोड़ने से पहले पता करें कि जो कमोडिटी का खेती वो लोग कराना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है, उनका जो जलवायु है वो रियली सूटेबल है कि नहीं है। जब वो लोग एमओयू उसका जो बनाए कंपनी के साथ, उसमें ये सारा चीज़ का प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना उनको मुनाफा मिलेगा, कि किस रेट में वो लोग उससे प्रोड्यूस करेंगे, कि कितना मात्रा में वो लोग